द टॉक शो देख रहे हैं आप और हमारे साथ आज खास मेहमान मौजूद है डॉक्टर नारायण स्नेही जी। कविताएं ये लिखते हैं और हम बता दें आपको कि हिंदी के प्रोफेसर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शिमला में ये कार्यरत है और इनसे हम बात करेंगे कि कवि और कविताओं के बारे में। इन्होंने बहुत सी किताबें भी जो है लिखी है। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। सर, सबसे पहला सवाल तो ये रहता है कि कवि आखिर होता क्या है? देखिए, अपारे काव्य संसारे कवि प्रजापति यथस्मै रोचते विश्वम तथैव परि। ये उक्ति है आचार्य मंगल की, आज से 2000 साल पहले काव्य प्रकाश में बताई है। अब अपारे काव्य संसारे कवि प्रजापति, अब मम्मट ने कहा कि जो कवि है वो एक प्रजापति की भूमिका निभाता है। जैसे प्रजापति ब्रह्मा ने इस तमाम सृष्टि की जैसा जैसा उनको लगा वैसी सृष्टि का निर्माण किया। उसमें जीव भी है, पहले भूगोल है फिर जीव, उस हिसाब से ठीक उसी तरह से वही संज्ञा दे दी। कवि भी एक सृष्टि का निर्माण करता है, कविता के द्वारा एक कथा सृजित करता है और जैसा उसको लगता है उसको उस हिसाब से प्रकट करता है। इसी को मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा। रामचरितमानस हिंदी की नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे लोकप्रिय पुस्तक है, जिसने समाज में लोगों को राम की पहचान करवाई, एक आदर्श की स्थापना कराई और लोगों को एक सही मार्ग देने का प्रयास किया। अब राम कथा वाल्मीकि ने अपने हिसाब से कही है और बहुत सारी चीजें जो है वो तुलसीदास ने आदर्श के रूप में उसमें बयां की है। जीवन की कुछ सत्यों का उसने अलग तरह से उद्घाटन किया है। अब आप देखिए, अब वो प्रजापति की भूमिका तुलसीदास निभा रहा है और उसने जैसा उसको लगा वैसे ही राम कहानी रच दी। उसके बाद अगर आगे आते हैं, मुंशी प्रेमचंद ने उपन्यास, उसको जो कहानी लगी वो कोई सत्य थोड़ी, लेकिन एक घटना चुनी उस पर उसने कहानी। उसी तरह से कालांतर में आज तक हमें जो चीज जिस तरह से भाती है, एक रचनाकार को इस संसार में उसके आसपास में जो चीज जैसी लगती है उस हिसाब से वो कविता लिखता है। और निसंदेह जो मम्मट ने कहा है, कहीं ना कहीं वो भी प्रजापति के रूप में लोगों के सामने प्रकट किया है। एक प्रसिद्ध लाइन है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंच जाए कवि। क्या अर्थ इसका निकल के आता है? देखिए, रवि सूर्य की जो किरणें हैं वो सब जगह नहीं पहुंची। जहां पर हम बाप बैठे हैं, सूर्य की किरणें छत पर पड़ेगी, लेकिन वो यहाँ क्या हो रहा है यहाँ वो नहीं देख पाए। पहाड़ी के उस तरफ से सूर्य आ रहा है, लेकिन उस तरफ छांव है, इसलिए सूर्य को पता नहीं। लेकिन जो कवि है उसकी जो दृष्टि है, उसकी जो समझ है, वो उसकी तुलना रचनाकारों ने सूर्य के साथ कर दी कि जहां सूर्य भी नहीं पहुंच सकता वहां पर कवि पहुंच जाता है। अर्थात जो हमें ये हमारे आसपास में ये जो हमें सामने नजर आ रहा है, ये आपके लिए, अगर आप सृजनशील नहीं है आपके लिए या आपसे किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, ये जो सामने है वैसे आपके लिए ये जो कमरा है, इसकी दीवारें हैं, इसमें छत है, बिजली जली है, वैसे ही लेकिन एक कवि के लिए जो दिख रहा है उसके पीछे का रहस्य क्या है वो कुछ और है। आपके लिए कमरे की बात की, आपके लिए कमरा सामान्य है, मेरे लिए मेरी एक निर्माण कविता है, तन्हा बैठा कमरे में अक्सर निहारता हूँ दीवार आर पार। उसमें जीवन का सृजन, जिस तरह से कमरे का निर्माण होता है, मनुष्य जीवन का सृजन भी। आपके लिए तो कमरे की दीवारें सिर्फ एक कमरे का रूप देता है, मेरे लिए कमरे की दीवारें एक मनुष्य के जीवन का व्यक्तित्व का निर्माण। इसलिए सूर्य जहां तक नहीं पहुंच सकता, कवि वहां तक पहुंच जाता है। अर्थात जो कवि की जो अंतर्दृष्टि है, जो आंतरिक अनुभूति है, वो बहुत आगे की होती है। इसीलिए सामान्य से थोड़ा सा ज्यादा संवेदन और ज्यादा प्रखर और ज्यादा सूक्ष्म अनुभूति रखने वाला कवि। इसके अलावा हम बात करेंगे, आप एक अध्यापक हैं, तो आपका इंटरेस्ट इन सारी चीजों में किस तरह से आया कि अब मुझे जो है कविताएं भी लिखनी चाहिए? और कहाँ कहाँ आप गए हैं अपनी कविताओं को लेकर और कितनी कविताएं अभी तक आप लिख चुके हैं? कविता शब्दों की अदालत में तर्कश से निकली एक ऐसी वाणी जिसमें एक रूह होती है। जहां बंद होती है आदमी की जुबान, वहां कविता होती है।
इस मेरा इंटरनेट पर मेरा गाँव कविता संग्रह बड़ा चर्चित है। पिछले 1 डेढ़ साल से जब से प्रकाशित हुआ है। इसकी ये प्रथम पंक्ति है। मैं विद्यार्थी जीवन में था तो थोड़ी तुकबंदियाँ करता। बचपन से मेरे संस्कार ऐसे रहे कि कबीर सिंह को बचपन से मुझे रटवा दिया था, याद करवा दिया। थोड़ी तुकबंदियाँ करता था। जब महाविद्यालय पे आया तो फिर अपनी समकालीन व्यवस्था पर प्लस 2 का साल कैसे बीता, उसके बाद कॉलेज में क्या फीलिंग आई उस पर। विश्वविद्यालय में पहुंचा, यहाँ से यूनिवर्सिटी बस में जाता था तो यूनिवर्सिटी बस पर मैंने कविता लिख दी, क्या फीलिंग होती। यूनिवर्सिटी बस में चलते हुए उसमें ऑक्यूपाई करने के लिए पर्स रखे जाते थे, तो लड़कियों के पर्स जब टकराते थे तो मैंने उस पर्स पर कविता लिखी। तो ऐसे ऐसे बाद में जैसे जब साहित्य का अध्ययन किया तो उस तरह की कविताएं लिखनी शुरू कर। ये तो बचपन से कुछ ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा है। मैंने जितना लिखा उसने मुझे पहचान दी। 1998 में मेरी पहली स्तरीय रचना मैं कहूंगा, उससे पहले की रचनाओं को मैं सिर्फ तुकबंदी जोड़ के उसको स्तरीय नहीं कहता। 98 में मेरी पहली रचना थी फल कविता, जिसने मुझे पहचान दी, या मुझे कवियों की जमात में मुझे खड़ा कर दिया। उनके बीच में एक प्रतिष्ठित कवियों के बीच में मैंने कविता पढ़नी शुरू कर दी। उसके बाद जैसे जैसे वक्त लगे, ये सृजन के क्षण कब आते कैसे आते हैं ये जरूरी नहीं। शायद पिछले 6 महीने से मैंने कोई कविता नहीं, सृजन के क्षण बने। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी मैंने, मेरी सबसे चर्चित कविता है पिता का लोहिया, पूरी एक रात लगी। शाम को मैं 8 बजे संदर्भ आया था और सुबह तक एक मेरी अभी आखिरी कविता लिखी है मैंने, यहीं बैठे थे हम भारत में, तो एक कूड़ेदान को लेकर के, कूड़े वाले को लेकर के संदर्भ चला, थॉट बना। रात को 11 बजे तक मेरी, तब से लेकर मैं उसी ख्याल में था, 11 बजे तक मेरी कविता का बन गया। इसलिए कविता की रचना करना ये ईश्वर की प्रतिभा है। हाँ, कुछ गुरुजनों का मुझे आशीर्वाद मिला, या उन्होंने मुझे मेरी कविता को थोड़ा सुधार किया कैसे, या फिर कुछ संगत का असर पड़ा, या गहन अध्ययन है, मैंने बहुत समकालीन कवियों को पढ़ा, उनको जाना कैसे लिखा जाता है, इसलिए जो ये ललक थी ये बढ़ती गई, और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी बढ़ती। जी, हम आपकी कुछ कविताएं भी सुनना चाहेंगे। आप की गई है, आपने एक लोई का जिक्र किया है, पहाड़ों में लोई का मैं वही कविता आपसे साझा करता हूँ। उस कविता ने मुझे देश और दुनिया के पटल तक पहुंचाया है। कई आलोचकों की प्रखर नजर भी उस रचना पर रही है। वो मुझे इसलिए प्रिय है वो कविता क्योंकि वो वास्तविकता है। मेरे जो पिताजी थे वो अपने समय के एक बड़ा व्यक्तित्व था उनका, लेकिन उन्होंने जिस तरह से हमें जीवन का सबक सिखाया, और लोहिया खुद काटते थे, खुद बनाते थे। आज अभी तक मेरे पास उनका, आज 15 वर्ष पिताजी को गुजरे हुए, लेकिन उनका बनाया हुआ लोहिया आज, मैं पहाड़ के ऐसे क्षेत्र में से बिलोंग करता हूँ जहाँ लोहिया सर्दियों में होता है। आप पिता का लोहिया, मैंने कहा कि समकालीन भारतीय साहित्य की बहुत बड़ी साहित्यकार 22 भाषाओं के रचनाकारों की वो पत्रिका है, साहित्य अकादमी दिल्ली से, उसमें भी एक कविता छपी है। मतलब मैं तब बताता हूँ कि देश और दुनिया के पटल पर इस कविता ने मुझे पहुंचाया है। आपके साथ वही साझा कर रहा हूँ। लोहिया, अगर आपके दर्शक ऐसे होंगे जिनको पता नहीं होगा, वो बाहर से उड़ते हैं, ऊन का बना होता है, सर्दियों में बहुत कम क्षेत्रों में देखने को मिलता है। मैं ठियोग क्षेत्र से, तो जाहिर है वहाँ बहुत ज्यादा है। सिरमौर में उसका प्रचलन है, कुछ नारकंडा में, ऊपरकोट कई तक कब्जे, पर रोडू में उस लोहिये का भी अलग अलग, हमारे यहाँ वो लंबा होता है, कई जगह वो जुब्बल में छोटा होता है, कई जगह उसको बाजू लगा करके पहनते, लेकिन हमारे यहाँ उसको बिना बाजू बाहर से लटके, उसका कुछ पिता का लोहिया है। ये सब मतलब वास्तविकता है मेरे में, जो मैंने देखा है पाया है वही चीज इसमें बयां की गई है काव्यात्मक से। अपनी आंखों से परिवार के पोषण की जिम्मेदारियां बिनते, ऊन को धागे में तब्दील कर तैयार करते थे पिता हर साल एक मीटर। लगातार तकली घुमाते, उंगलियों पर पड़े छाले, ये छाले वास्तविकता में पड़े, ये सिर्फ कल्पित नहीं है। मैंने जब वो थोड़े से स्वस्थ हो गए तब अपनी उंगलियों पर पड़े छाले साबित करते थे उनका पिता होना। जब बच्चे को सामने बिठाकर ऊन फांदते, समझाते थे जीवन का गणित, हमें वो सब चीजें बताते। ऊन के एक एक धागे में काटते थे पिता इंसान और जानवर के रिश्ते।
बेहतर जीवन की आस, परिवार के सपने, परिवार की उम्मीद। पिता के सपनों में नहीं बनते थे बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर, जैसे हम आज पहले घसीट देते, लेकिन घसीटी लिखी है मेरी उस एक इसके कविता। बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि क्या पिता के सपनों में नहीं बनते थे बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर, नहीं सजते थे आयातित वस्तुओं के बाजार, नहीं रेडीमेड की बुखार। वो दौर थोड़ा सा, तकली के हर फेरे में निर्मित होता था जीवन चक्र, बच्चों के भविष्य का निर्धारण, कर्म की सार्थकता और आत्मनिर्भर। ठंड के खिलाफ एक सशक्त हथियार, पिता का लोहिया, एक जीवंत दस्तावेज, मेहनत और उत्तरदायित्व का। धागे की अहमियत, ऊन की गर्माहट का बचाता था सालों साल, ऊंचे पहाड़ों में करारी ठंड से। अब हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे क्या अर्थ इसका निकलता है, क्योंकि बहुत से लोग हैं पिताओं को नहीं समझ पाते हैं, अर्थ किस तरह से पिता का लोहिया, इसी कविता की अगर मैं जो संकेत इसमें देने चाहे, पहली बात पिता का होना। पिता क्या है? बच्चों के लिए एक छत्र छाया का काम। लोहिया जैसे शरीर को ठंड से बचाता है, हर विपत्ति से बचाता है, वैसे ही पिता अपने बच्चों को हर विपत्ति से लोहिए की तरह। जब लोहिया जिस तरह से बनता है बड़ी मेहनत के बाद, वैसे ही पिता भी बनता है, उसको परिवार के संकट को दूर करने के लिए कितनी मुसीबतों को झेलना। एक दूसरी बात, आजकल इस पीढ़ी में पहले जैसे बच्चा जन्मता है उसकी शिक्षा के लिए पहले बच्चे माँ बाप चिंतित है। उन वो पहले पिता नहीं बन पाए, वो क्या बने कि जो मैं नहीं पढ़ पाया वो मेरा बच्चा, वो विदेश जाए, वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। अगर उस व्यक्ति से पूछा जाए तो खुद क्यों नहीं बने, मेरी व्यवस्था नहीं। जो सपने थोपे जाते, हम इंसान नहीं बना रहे अगली पीढ़ी, हम डॉक्टर इंजीनियर बना पहले हुई। पर मेरे पिता ने हमें पहले इंसान बनाया, शायद तभी तभी बना। जब मैं उन्होंने मुझे कर्म की सार्थकता और आत्मनिर्भरता सिखाई, इसलिए मैंने कमीशन पास किया, बड़ी डिग्रियां ली। जब ये सार्थकता मुझे मेरे सामने आई तो ये पिता ने सिखाया, लेकिन शायद आज की पीढ़ी ये चीजें नहीं समझा पाती। वो क्या सिखाती कि आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आपको ट्यूशन चाहिए, पैसे से बनना है, जिस मर्जी से बनना है आप बनिए। ये इस कविता का एक भाव ये है कि सबसे पहले हमें पिता बनना है, तो लोहिए की तरह बनना है। जिस तरह से लोहिया पहाड़ में ठंड से बचाता है, उसको प्रोटेक्शन देता है, उसी तरह से एक पिता को भी, जब लोहिए के अंदर का आदमी जैसा सजगता के साथ, संघर्ष के साथ, बड़ी तन्मयता के साथ एक अच्छा इंसान रहेगा, वैसा ही अगर पिता भी लोहिया की तरह बनता है तो वो भी एक अच्छा इंसान बनेगा। हमें पहले अपनी अगली पीढ़ी को, जैसे हमें पिताजी बेहतर इंसान बनाया, तब हम कामयाबी के पथ पर आगे बढ़े। हमें जरूरी है कि हम अगली पीढ़ी को पहले एक बेहतर इंसान बनाए, उनमें रिश्ते हो, मानवीय संबंध हो। अब तो माँ जैसे मेरे पिता तकली फेरते हुए सामने जीवन का गणित बताते थे, सुख दुख की बातें बता रहे थे, भविष्य की चुनौतियां बताते थे, क्या हम बताते हैं? ये सारी चीजें इस कविता में आई। इसके जिला इसकी व्याख्या घंटों भर हो सकती है, लेकिन समय की बाध्यता आपको, तो इसलिए मैंने संकेत दिए, तो ये संकेत। कितनी कविताएं आप आज तक लिखी देखो हैं? मैं आलोचना मेरा मुख्य क्षेत्र रहा है। कविताएं करीब कोई 75-80 कविताएं मेरी है, जिसमें 60-65 के आसपास प्रकाशित है, और 48 कविताओं का ये संग्रह। ये जो कविताएं हैं 1998 से 2019 तक सारी कविताएं मेरी प्रकाशित है, अलग अलग देश भर की पत्र पत्रिकाओं में, जिससे मुझे एक पहचान मिली है कवि के रूप में। तो उसके बाद मैंने ये संग्रह, शायद ये एक संग्रह चर्चा में भी इसलिए आया क्योंकि इसकी अधिकांश कविताएं निखर करके आई है, बार बार ये पहले लोगों को सुनी है, पढ़ी है, उनकी प्रतिक्रियाएं जानी है, विद्वानों की प्रतिक्रिया जानी, तब जाके ये कविता पॉलिश होकर के आई है। और इसके बाद भी करीब कोई 10-12 कविताएं और है मेरी, जो भी प्रकाशनाधिक है या प्रकाशित हो रही है। तो मैंने जबरदस्ती नहीं लिखा, ना मैंने लिखने के लिए लिखा। मैं लिखता हूँ जितना मेरे जहन में जो आया ख्याल, या कभी कोई घटना घटी या कोई अवस्था बनी, उसके हिसाब से लिख देता हूँ। जब कोई लिखने के लिए नहीं लिखता, या मैं कवि बनने के लिए नहीं लिखता, ये ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा है। जब कभी प्रकट हो जाती है तो कविता बनती है, जब प्रकट नहीं होती है तो बनते बनते भी कविता रह जाती है। जबरदस्त।
हम आपसे एक आधी कविता और सुनेंगे। दर्शकों, आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा भी जो है बहुत से कार्यक्रम अ, पूरे भारत में करवाए जाते हैं और कवियों को बाहर से बुलाया जाता है या अपने कवियों को जो है बाहर भी जो है भेजा जाता है। उस पे भी हम बात करेंगे कि किस तरह के कार्यक्रम रहते हैं और उसके अलावा एक आधी कविता जो है हम इससे और ये कविता मैं ज़रूर साझा करना चाहता हूँ, जिस टेक्नोलॉजी के हम शिकार हुए जा रहे हैं, जिसके मार्फत आज मैं दर्शकों से मिल रहा हूँ, उस टेक्नोलॉजी ने हमें कितनी गिरफ्तार किया है। मेरी आंखों देखी घटना है, मैं रामपुर कॉलेज में था, रामपुर मेरे सामने ऐसी दुर्घटना घटी जिसमें वो पति-पत्नी दोनों मोटरसाइकिल उसमें बच गया बस में और वो पड़ गए। लेकिन उसके बावजूद लोग उसकी फ़ोटो लेते रहे और उसके बाद मेरे ज़हन में जो पीड़ा हुई वहाँ से दुर्घटना शीर्षक से खत्म। ये इस टेक्नोलॉजी का प्रहार है कि हम इस तकनीक का कितना दुरुपयोग करें, हमारी संवेदनाएँ, भावनाएँ खत्म हो गई। इसी के लिए एक बड़ा संकेत है इस कविता में, वो कहराता रहा, दुर्घटना शीर्षक से है, वो कहराता रहा, बहता रहा खून, लोग इकट्ठे होते गए, खींचते गए तस्वीरें, दनादन पोस्ट करते गए, बढ़ते गए लाइक्स और कमेंट्स। दुर्घटना के बाद तकनीक के आगे बेबस दिखी संवेदना और सहानुभूति करती रही विलाप। ये दो शब्द गायब हो रहे, संवेदना भावनाएं खत्म हुई। कविता में जब नहीं सुनी जाएगी आत्मा की आवाज, सूख जाएंगे रिश्तों के सरोवर, टीवी सीरियल में रह जाएगा इंतजार, इजहार, इकरार और प्यार, कहानियों में पढ़ा जाएगा आस्था, विश्वास, एहसास और जज्बात, खिलौने से खेलता रहेगा आदमी, बेटा कैद करेगा पिता की अंतिम सांसें, कर देगा पोस्ट अपनी वॉल पर ये कहकर, ये थी मेरे पिता की आखिरी सेल्फी। जी, बिल्कुल। ये हम भी मानते हैं कि आज की जो दुनिया है, फ़ोन में ज़्यादा व्यस्त है, संवेदना कोई आदमी ज़्यादा मर गया है, बिल कोई आदमी विलाप कर रहा है, हम उसकी पहले लाइव टेलीकास्टिंग करते हैं। ये नहीं है कि उसको सांत्वना दी, उसकी सूचना पहुंचानी लोगों तक जरूरी है कि आदमी मर गया है, इसका सिर फट गया है, इसका लेकिन ये जरूरी नहीं कि उसको पहले हॉस्पिटल। कितने संवेदनशील हो गए, आज मर रहा है। इसीलिए मैंने संकेत दिया, अगर खिलौने से, अगर हम इस खिलौने से खेलते रहेंगे, रिश्ते नाते खत्म हो जाएंगे, मरते हुए भी हम सेल्फी। अभी भी हॉस्पिटल से हमारे मित्र बड़े प्रभावित थे, फेसबुक पे साझा की मेरी पिताजी, जो मैंने संकेत किया था वो सामने आ रहा है कि मेरे पिताजी हॉस्पिटलाइज है, अंतिम सांस ले रहे हैं, आप सब दुआएं करें। क्या उनकी दुआ से बचना उसमें कि आपकी दाद से बचेगा या अपने कर्म धर्म से बचेगा? ये बड़ी संवेदनहीनता हमारे समाज में। आगे भविष्य में पता नहीं क्या होगा, इसलिए हम टेक्नोलॉजी के इसी आधार पर ये मेरी समसामयिक विषय तभी आया कविता में जब ऐसे हालात हुए। क्या संदेश आप देना चाहते हैं समाज को? आप एक कवि हैं और कवि जो होता है वो बहुत सारी चीज़ें देखता है। क्या संदेश आप देना चाहते आदमी कुछ भी है, सबसे पहले उसका एक बेहतर इंसान हो, मनुष्य होना बहुत जरूरी है। साहित्य और कविता आदमी को आदमी, मनुष्य को मनुष्य बनाने का प्रयास करती है, इसीलिए साहित्य श्रेष्ठ है। मैं तो यही कहूंगा, भगवान ने अगर आपको सब कुछ दिया है, अगर आप अच्छे इंसान नहीं तो जो समझो आपके पास कुछ नहीं। सबसे पहले जरूरी है आदमी एक बेहतर इंसान होना, वो इंसानियत के लिए जिए, इंसान के लिए जिए, समाज के लिए जिए, सभ्यता के लिए जिए, राष्ट्र के लिए जिए। मैं तो यही कहना चाहता हूँ और हमारा साहित्य जो है इसी इंसानियत और इसी आदमी को समर्पित है। कोशिश रहती है खुद से भी कि हम सिर्फ महज साहित्यकार के रूप में नहीं, हम एक बेहतर इंसान के रूप में जा रहे हैं। हम कितनी सहायता इंसान किस तरह से कर सकते हैं, इंसान के लिए कितने हम काम कर सकते हैं, इंसान के सहयोग कितना कर सकते हैं, इंसानियत को कितना बचा सकते हैं, ये प्रयास मैं खुद से भी करता हूँ और उसकी भी अपेक्षा। हैं? हमारे साथ बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने भी हमें एक इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से साहित्य और कविता के बारे में चर्चा की। जी, दर्शकों आपको बता दें तो ये हमारे साथ थे डॉक्टर सत्यनारायण स्नेही जी। तो जिस तरह से इन्होंने कहा है कि आज की दुनिया में जिस तरह से लोग सेल्फिश कह सकते हैं, अगर इंग्लिश में हम कहें तो सेल्फिश हो चुके हैं। जो संवेदनाएँ पहले ज़माने में देखने को मिलती थी, कि एक कविता में भी इन्होंने छापा है इस चीज़ को, तो वो आज की समय में नहीं रही। और जो कवि होता है वो बहुत ही डीपली जाके हर चीज़ों को देखता है और उसके बाद जो एक कविता निकल के आती है, तो हमने जो है आपसे बात करवाई। इसी तरह से हम टॉक शो में आपको और भी मिलवाते रहेंगे।
हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के लिए मैं ब्यूरो चीफ विकास शर्मा अपनी सहयोगी मुस्कान चौहान के साथ राजधानी